हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम लोग पढ़ रहे रीजनिंग, और इस रीजनिंग की सीरीज़ का आज तीसरा क्लास है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को आप एंजॉय कीजिए। मैं बहुत ही मज़ेदार मैं क्वेश्चन लाया हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो मैं आपको ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट में सिखाऊँगा। बस आप क्लास में बने रहें, एक भी डाउट नहीं रहने वाली है। अगर और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता आप एग्ज़ाम में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे पहले आप सोमवार को लिख लीजिए। आज सोमवार है, उसे आप लिख लीजिए। और बोल रहा है कि 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आप उस 61 को भाग दे दीजिए मेरे भाई 7 से। जो इसका शेषफल आएगा, भागफल नहीं, जो इसका शेषफल आएगा उस शेषफल को आप सोमवार में जोड़ दीजिएगा। इसलिए आप जोड़ दीजिएगा। हम इसे 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग का एक सप्ताह होता है और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और एक सप्ताह के बाद फिर वैसी दिन का रिपीट होता है। जैसे अगर संडे है तो एक सप्ताह के बाद फिर संडे का रिपीट होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर इसे भाग देते हैं तो कितना बचता है, तो 7 × 8 = 56। ठीक है, शेष मेरा कितना मेरा बच गया मेरे भाई 5। 56 5 61 होता है। अब इस 5 को जोड़ दीजिए सोमवार में, और अब गिनिए। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरी क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैं फिगर को ड्रॉ करता हूं, तब तक आप इसे देख लीजिए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपसे बनेगा क्वेश्चन या नहीं बनेगा। इस तरह करके फिगर दिया हुआ, तो आप ऐसे फिगर को देखकर घबराए नहीं। और अगर आप इसे सिस्टेमेटिकली काउंट कीजिएगा तो आपसे वहाँ बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा, देखिए मैं इसे नामकरण कर देता हूँ ABCD को। देखिए ABCD है ना, एक वर्गाकार फाइल है, या तो आप इसे आयताकार फाइल मान लीजिए, जो आप मान लीजिए। आप इसमें काउंट कर दीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल है। 1 2 3 4, कितना है ट्रायंगल मेरे भाई, 4। आप उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8। अर्थात ABCD में टोटल 8 त्रिभुज है। मेरा कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई वर्गाकार या तो आयताकार शेप है, और अगर उस वर्गाकार या तो आयताकार शेप में उसे डायगोनल से लेकर, अर्थात उसके अगर विकर्ण खींचे जाते हैं तो उसके जितने खंड होते हैं, इसके कितने खंड होंगे, 1 2 3 4, इस खंड को आप हमेशा दोगुना कर दीजिए, तो उस पूरा शेप में कितने त्रिभुज है ये आपको ज्ञात हो जाएगा। सेकंड नंबर में आइए, CDEF अगर कर देते हैं यहाँ पे कितना खंड है मेरे भाई, 1 2 3 4, 4 खंड है, तो 4 दूनी 8, यहाँ भी हो गया। अब हम देखें टोटल ABFE में देख रहे हैं, और कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, आपको नज़र आ रहा होगा, ADE मतलब एक और बन गया। उसके बाद देखिए, अगर ये एक ऐसे करके ऐसे बन गया ADE, आप यहाँ पे देखिए BCF एक बनेगा, BCF एक बन गया। कितना हो गया, आप एक और जोड़ दीजिए, 8 8 16 16 2 18 ट्रायंगल हो चुका है। अब मेरा बच गया ये दोनों और ये दोनों। अब देख लीजिए, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 ट्रायंगल बन गया इधर। अब यहाँ भी देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला
3 ट्रायंगल यहाँ भी बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या ए जो है आयताकार ABEF इस शेप से और इस ट्रायंगल के शेप से, क्या कोई इसके इन दोनों शेपों के कॉम्बिनेशन से और कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? आप देखिएगा इसे गौर से, तभी आपको पता चलेगा। एक देखिए यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, एक बन गया है ना, और एक यहाँ बन गया, 2 हो गया, 2 ऊपर बना तो 2 नीचे भी तो बनेगा। देख लीजिए 3 4, कितना बन गया? 4 और बन गया। अब जोड़ दीजिए, 18 3 21, 21 3 24, 24 और 4 28 ट्रायंगल है इस त्रिभुज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से है दोस्तों क्वेश्चन। मैं इससे 2 क्वेश्चन लाया हूं, और मैं जब भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं ला रहा हूं तो तब मैं 2-2 क्वेश्चन मैं प्रयास कर रहा हूं कि लाऊं, और मैं इन दोनों क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप इसमें गलती जो कर रहे थे अब आप इसमें गलती ना करें। देखिए क्या बोलता है, सभी तरल पदार्थ स्पष्ट। चलिए हम लोग इसे वेन डायग्राम के माध्यम से बनाते चले जाते हैं। सभी तरल पदार्थ, सभी तरल पदार्थ अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट है, और सभी अस्पष्ट रसायन है। मैं जब भी आपको वेन डायग्राम समझाता हूं तो मैं आपको एक और वेन डायग्राम देता हूं, ठीक है। मैंने लिखा है भारत, यूपी और नोएडा। अब आप देख लीजिए, मैंने वेन डायग्राम तो बना लिया। अब निष्कर्ष क्या कहता है, बोलते हैं कि कुछ रसायन तरल पदार्थ है। क्या? कुछ रसायन तरल पदार्थ है। आप इसमें बता ही नहीं सकते हैं कि क्या इसका होगा। आप अपना दिमाग लगाइएगा इस वेन डायग्राम में, कि मैंने इस वेन डायग्राम को क्यों बनाया। यहाँ पे बोल रहा कुछ रसायन तरल पदार्थ है, मतलब आउटर पार्ट का संबंध बता रहा है इसका सबसे इनर पार्ट वाला से। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस रसायन को मान लीजिए भारत और इस तरल पदार्थ को मान लीजिए नोएडा। देख लीजिए पूरा का पूरा नोएडा यूपी में है और पूरा का पूरा यूपी भारत में है। अगर ऐसा बोला जाए कि पूरा भारत यूपी में है, ऐसा संभव है क्या? भारत तो इतने सारे राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, इतने सारे राज्यों में फैला हुआ है, तो ऐसा तो कहना गलत होगा ना कि पूरा भारत, यानी कि सभी भारत यूपी में। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ भारत यूपी है, कुछ भारत यूपी है, क्योंकि यूपी के ही मिलने से भारत का तो निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कि अगर यूपी को हम अलग कर देंगे तो फिर भारत एक अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा भारत में से यूपी का भी तो कुछ दान है, इसमें कुछ अंश का दान है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि कुछ भारत नोएडा है, बिल्कुल नोएडा है, लेकिन अगर यहीं पे बोलेंगे कि सभी भारत नोएडा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नोएडा भारत में है, यानी कि सभी नोएडा भारत है, सभी यूपी भारत है, लेकिन इसका रिवर्स गलत हो जाएगा। इसमें सभी वाला में से गलत हो जाएगा और कुछ वाला में से आपका सही हो जाएगा। यहीं पे अगर बोलेगा कि कुछ भारत यूपी है तो सही हो जाएगा, कुछ भारत नोएडा है तो सही हो जाएगा, लेकिन सभी वाला सेक्शन में गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 क्या बोलता है, कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं। कुछ, तो मैंने क्या बताया, कुछ वाला के सेंस में सही हो जाएगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 सही है। सेकंड नंबर बोलता है कि कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ हैं। कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ यानी कि कुछ यूपी नोएडा है, ठीक है। देखिए यूपी में कई सारे जिले हैं और उन सारे जिलों को मिलाने से यूपी बना है। कि सिर्फ नोएडा के ही मिलाने से यूपी पूरा बन गया? नहीं ना। लेकिन अगर यहाँ पे बोलेंगे कि कुछ यूपी नोएडा है तो ये तो सही हो जाएगा। तो यहाँ भी सही हो जाएगा कि सभी क्या है, कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ हैं। अगर यहीं पे बोलता कि सभी अस्पष्ट तरल पदार्थ हैं तो गलत हो जाता, तो ये सही हो गया। तो ऐसा कौन सा कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी।
थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दिए इसमें, चूँकि ताकि आप ज़्यादा समझो इस क्वेश्चन को। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष से है। मैं लगातार 2 क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या बोलता है, सभी लड़के गायक हैं। लड़के, सभी लड़के जो हैं गायक के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है कुछ गायक प्रशिक्षित होते हैं, कुछ गायक प्रशिक्षित होते हैं, ठीक है। अब पढ़िए ऑप्शन ए, इसका निष्कर्ष पढ़िए। सभी गायक लड़के हैं। क्या सभी गायक लड़के हैं? नहीं। अगर इसमें बोलता कि कुछ गायक लड़के हैं तो सही हो जाता। अभी मैंने इसका पीछे आपको बताया, तो सभी के सेंस में गलत हो जाएगा और कुछ के सेंस में ये सही हो जाएगा। तो सभी गायक लड़के हैं ऐसा कहना गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, निष्कर्ष नंबर 2, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। देखिए लड़के का बाउंड्री लाइन यहीं पे तक है ना, और प्रशिक्षित वालों का बाउंड्री लाइन यहीं तक है। क्या लड़के और प्रशिक्षित वाले के बाउंड्री लाइन में किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लुप्त संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, ऊपर से नीचे की दाहिना से बायां या तो या तो बायां से दाहिना। आप यहाँ पे देखिएगा एक नंबर जो रहेगा, एक बॉक्स का नंबर वो बड़ी आपको नज़र आ रही होगी। क्या 20 और 46 है ना। देखिए अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 2, 3 और 6 में 20 सबसे बड़ा डिजिट नज़र आ रहा होगा। सेकंड अगर बॉक्स में आते हैं तो 4, 6, 7 के बाद बड़ा डिजिट आ रहा होगा। इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व हो रहा है। अर्थात हमें दिमाग लगाना होगा कि 6, 3 और 2 से कैसे हम 20 फाइंड करें, ठीक है। अब देखिए आप इसमें दिमाग लगाइए कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं 6, 3 और 2 से। अच्छा अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 जोड़ देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए नीचे 7 और 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 6 प्लस आप 4 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप चल जाइए कॉलम नंबर 3 में, ठीक है। आप इन दोनों को नीचे वाली दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, अर्थात 5 × 8 को गुना कर दीजिए और जो इसके ऊपर वाली संख्या है 3 आप इसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 × 40, 40 और 3 43 आ जाएगा। तो 43 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आप समझ गए होंगे लगभग कि इसके पैटर्न को किस तरह से पकड़ना है और एक क्वेश्चन किधर से सॉल्यूशन होगा, ऊपर से नीचे कि दाहिना से बायां, ठीक है। देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से संबंधित है। क्या बोल रहा है कि घंटी, पानी और पीतल का वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? देख लीजिए घंटी, पानी और पीतल का। घंटी किसके बनाया जाता है? तो पीतल का, यानी कि घंटी आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो पीतल के अंतर्गत आ जाएगा। घंटी पीतल के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और एक बोल रहा है पानी। क्या पानी का घंटी और पीतल से किसी प्रकार का संबंध है क्या? नहीं। तो फिर आप पानी को अलग कर दीजिए। आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा आपको दिख रहा है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ए भी समझ में आ गया होगा। अब वेन डायग्राम तो आपको सॉल्यूशन करना इजी लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक दिन पहले बताया था कि आप वेन डायग्राम को क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं तो आपको थोड़ी सी जीएस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो भी देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु के बीच में कौन सा वेन डायग्राम संबंधित है, ठीक है। देख लीजिए,
देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में संबंधित नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आयन है और प्रोटॉन धन आयन है। तो कभी भी हम लोग ऋण आयन और धन आयन अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ नहीं रख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे अगर ए परमाणु हो गया, ठीक है, ये अगर क्या हो गया, परमाणु हो गया, इस परमाणु के अंतर्गत एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक हो जाएगा भाई प्रोटॉन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं रहते हैं, लेकिन ये दोनों परमाणु के पार्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अब इसे हम लोग इरेज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करिए। जिस प्रकार से पहिया का संबंध तिल्ली से है, उसी प्रकार से पंखा का संबंध किससे होगा? दोस्तों पहिया का मतलब हो गया चक्का और तिल्ली का मतलब, जैसे देखिए अगर आप साइकिल जो आप देखे हैं ना, तो साइकिल का पूरा पहिया जो राउंड है वो हो गया क्या, पहिया। और जो इसमें जो तिल्ली लगे होते हैं जिससे हमें स्कॉप का हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, स्कॉप। जैसे अगर ये तिल्ली, अगर ये चक्का है, ठीक है, इसमें जो इस तरह करके तिल्लियाँ लगी होती है बहुत सारे, तो जिस प्रकार से पहिए को घूमने के लिए तिल्ली की आवश्यकता होती है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसे डिजाइन के लिए बनाया जाता है तिल्लियाँ पहिया में, नहीं भाई। अगर पहिया में तिल्ली नहीं बनाया जाएगा तो पहिया स्पीड भागेगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं, ठीक है। तो तिल्ली को बनाया जाता है पहिया को घुमाने के लिए। उसी प्रकार से पंखा को घुमाने के लिए क्या उसमें होता है, तो उसके विंग होते हैं, विंग अर्थात उसके पंख होते हैं। जैसे अगर ये पंखा हो गया तो ऐसे करके होते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके होते, तो इसे क्या कहा जाता है, विंग कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से टेनिस का संबंध कोर्ट से है, उसी प्रकार से बॉक्सिंग का संबंध किससे है? दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, लेकिन आप अगर YouTube पे क्लास कर रहे हैं तो आपका एक मकसद होना चाहिए कि आप उन सारे क्लासों को आप अटेंड कीजिए, चाहे तो आप उन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन कीजिए जो आपको नहीं आता होगा। लोग क्या करते हैं कि वैसे क्वेश्चन को लाते हैं, अगर वो 20 क्वेश्चन ला रहे हैं तो 15 क्वेश्चन उनके ऐसे होंगे जो आपको आता होगा, और उन सारे क्वेश्चनों को सोल्यूशन करने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन नहीं, YouTube में अगर आप आ चुके हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वैसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन लगभग ना के बराबर कीजिए जो आपको आता होगा। आप वैसे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से कीजिए, आप उसे टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, जिस प्रकार से टेनिस का संबंध कोर्ट से है, उसी प्रकार से बॉक्सिंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों टेनिस को कोर्ट में खेला जाता है, तो थोड़ी आपकी जीएस पकड़ होनी चाहिए। मतलब टेनिस को कहाँ पे खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। उसी प्रकार से बॉक्सिंग को रिंग में खेला जाता है, ठीक है, पूरा बांध दिया जाता है ऐसे करके, उसे रिंग में खेला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। पिच का संबंध क्रिकेट से होगा, ठीक है, और ग्राउंड और स्टेडियम तो आप सभी को मालूम ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? रिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। जिस प्रकार से MIZZLY को क्या लिखा जाता है? ZIMYL लिखा जाता है, ठीक है। फिर पजल को ये लिखा जाता है, तो बजवर्ड को क्या लिखा जाएगा? BUZZWORD। आप देख लीजिए अब यहाँ पे क्या रिलेशन फाइंड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इन्हीं सारे वर्डों को ही यहाँ पे लिखा गया है, अक्षरों का प्लेस इधर उधर करके। आप इसे 3-3 पार्ट में तोड़ दीजिए, या तो आप इसे ऐसे भी आप बना लीजिए, जैसे यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे आई है, तो हमें तो लग रहा है कि ये क्रॉस वाला सेक्शन का उपयोग किया गया है। एम को यहाँ कर दिया गया, आई को यहाँ कर दिया गया है ना।
आप देख लीजिए y को यहाँ कर दिया गया, z को यहाँ कर दिया गया, l को यहाँ कर दिया गया है, यानी यही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। आप इसका सेकंड भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब पूछ रहा है कि बज वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ तो 3 वर्ड में था आप तो तोड़ दिए। अब यहाँ तो 8 वर्ड है टोटल, यहाँ तो 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ तो 8 वर्ड है। आप इसे कैसे तोड़िएगा, तो आप इसे 2-2 करके ले लीजिए, 2-2 करके ले लीजिए, है ना। आप इसे 2-2 करके ले लीजिए। देख लीजिए मैंने इसका कैसे ड्रॉ किया। ए वाला जड कहाँ आएगा सबसे पहले, उसके बाद ए जड यहाँ आएगा, है ना। फिर उसके बाद ए जो बी है सबसे अंत में आएगा, और जो ए वाला यू है ये बी के पहले आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी ये दोनों को पहले लीजिए, पहले डी, फिर उसके बाद आर, फिर सबसे अंत में डब्लू, और डब्लू के पहले ओ। तो डबल जेड यू बी डी आर ओ डब्लू आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो डबल जेड को देखते ही आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या है, जिस प्रकार से नोटबुक को REGOLEEN लिखा जाता है, शर्ट को XYZBZ लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए नोटबुक को क्या लिखा जा रहा है, NOTEBOO के नोटबुक को REGOLEEN लिखा जाता है। ठीक है, शर्ट को क्या लिखा जाता है, तो XYZBG लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि टॉर्न को क्या लिखा जाएगा, है ना। आप इसमें रिलेशन को फाइंड कीजिए, टॉर्न पूछा रहा है, आप इसमें रिलेशन को फाइंड कीजिए कि 14 नंबर पे ये आता है, ये आता है 18 नंबर पर। चलिए इससे 4 बड़ा है। अगर ओ आता है 15 नंबर पे, तो ई आता है 5 नंबर पे, इसमें -10 हो रहा है। टी आता है 20 नंबर में, आता है 7 नंबर में, तो -13 का रिलेशन आ रहा है, मतलब ये सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस बैठेगा ही बैठेगा। मैं ये क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य मेरा ये है कि पहले आप इस पैटर्न को चेक कीजिए कि क्या फॉलो हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो इसका जैसे तैसे वर्डों को दे दिया गया, कोई अरेंज नहीं किया गया। आप अगर इसमें आइएगा देख लीजिएगा, एस आता है 19 नंबर में और एक्स आता है 24 नंबर में, 5 बढ़ा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा था, 14, और यहाँ 4, 18, यहाँ पे मतलब 4 ही बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है। अच्छा, एच आता है 8 नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर में, यहाँ भी मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं दिया गया है। तो आप ऐसे कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, टी, और देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा गया है टी। अब यहाँ भी मिलाइएगा टी, टी के सामने जी यहाँ भी लिखा गया, टी के सामने जी यहाँ भी लिखा गया, तो आप टी के सामने आप भी जी यहाँ लिख दीजिए। अब जाइएगा ओ पे, अब देख लीजिएगा ओ के सामने डबल ई, ओ के सामने डबल ई लिखा है, तो एक हम ई लिख देते हैं, यानी ओ का मान क्या बताया गया है, ई। अब देखिएगा आर, आर को क्या लिखा गया है, तो आर को बी लिखा गया है, तो आर को बी लिख दीजिए। अब आते हैं एन पे, एन को क्या लिखा गया है, तो आर लिखा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर GEBR। तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मन हो तो। बाकी आप पढ़ते रहिए दोस्तों। मैं जब क्लास में लगा रहा हूँ तो आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ना कोई फिजूल के बातें होती है, ना कोई और किसी भी तरह की बात होती है, ना क्वेश्चन वैसे मैं लाता हूँ जो आपको पहले से आता होगा। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उन सारे क्वेश्चनों को संग्रह दूँ आप लोग को, जो आप लोग को भली भांति ना आता हो, तो अगर आता हो तो आपका उसमें थोड़ा सा रिवीजन और भी ज़्यादा हो जाए। अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना आता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चनों को करके आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।